हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीआरएफ इतिहास एक्सप्रेस। तो ये है 10 मिनट सीरीज जहां पे हम रिवाइज करते हैं एग्जामिनेशन के पहले सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो कि पेपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि एग्जामिनेशन का 2 महीने से भी कम का काउंटडाउन शुरू हो गया है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे कॉन्सेप्ट्स को ना 5 मिनट 10 मिनट में रिवाइज करें। तो आज इस 10 मिनट रिविजन में हम रिवाइज करने वाले हैं एकता एंड नयनकारा सिस्टम। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पेपर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो चलो देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है और ये डिफरेंट कैसे हैं और ये सिमिलर कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहले जब हम एकता सिस्टम पढ़ते हैं, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो तो आप हमेशा एक वर्ड पढ़ते होगे एडमिनिस्ट्रेशन में, विच इज एकता। अब एकता का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे लिए कुछ सिविल काम किया है या आप मेरे लिए कुछ मिलिट्री काम कर रहे हो तो इन ल्यू ऑफ सैलरी, जैसे मैंने आपको कैश नहीं दिया, कैश के बदले मैंने आपको क्या किया, एक रेवेन्यू असाइनमेंट दे दिया, एक मैंने आपको लैंड ग्रांट दे दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी 10,000 की सैलरी है तो 10,000 प्रॉपर कैश के बदले मैंने आपको ऐसा लैंड दे दिया जिससे अप्रोक्सीमेटली 10,000 का रेवेन्यू आता होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी मैंने आपको लैंड ग्रांट दे दिया। ठीक है, अब एकता जो है ना ये एक अरेबिक वर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने पहली बार एकता सिस्टम की शुरुआत की थी? नहीं। रिमेंबर, ये कोई बहुत ही नया नॉवल कॉन्सेप्ट नहीं है जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। एकता सिस्टम के बारे में फॉर एग्जांपल जब आप अर्ली इस्लामिक वर्ल्ड की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो वहां पे भी जो स्टेट के लिए काम करते थे तो राजा उनके सर्विसेज के बदले उनको एकता देते थे, उनको लैंड ग्रांट्स देते थे। सेम इन दी कैलिफेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, अगर राजा के लिए आपने कुछ सिविल काम किया है या मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं तो अगेन प्रॉपर कैश सैलरी के बदले आपको लैंड ग्रांट्स मिलता है। तो ये कोई बहुत ही न्यू नॉवल कॉन्सेप्ट नहीं है जो इल्तुतमिश लेके आते हैं, वो इस सिस्टम को दिल्ली सल्तनत में शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखो कितना लैंड दिया जाता है, क्या कोई फिक्स है? नहीं। ठीक है, लैंड में आपको एक पूरा का पूरा प्रांत दे दिया जा सकता है, आपको उस प्रांत का कोई पार्ट दे दिया जा सकता है। ठीक है, सो इसमें कुछ फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग कि आपकी सैलरी कितनी है उस हिसाब से आपको ग्रांट्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एकता दे दिया, सो एज एन एकतादार, ठीक है, आपका क्या पावर फंक्शंस होना चाहिए? देखो, सबसे पहले जो भी मैंने आपको लैंड दिया है उस पूरे एरिया से आपको रेवेन्यू कलेक्शन करना है। ठीक है, जो भी आपकी सैलरी होगी वहां से आपको उतना रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ना। उसके अलावा उस एरिया का कानून व्यवस्था, उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल प्रशासन, उस एरिया में क्या चल रहा है ये सब जनरल प्रशासन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एकतादार का काम था मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि अब मेरी जमीन है तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको आर्मी की ना एक छोटी सी टुकड़ी, एक छोटी सी कॉन्टिनेंट हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती थी कि कभी राजा को जरूरत पड़ेगी तो यहां से कुछ आर्मी के टुकड़े, कुछ आर्मी के लोग जो हैं वो राजा की आर्मी में भी जाते थे और राजा की मदद करते थे जब भी राजा को जरूरत पड़े। तो आपको एक आर्मी का यूनिट, छोटी आर्मी की यूनिट भी मेंटेन करके रखनी पड़ती थी। अब देखो, अब टू मेक श्योर कि जो एकतादार हैं जिसको एकता मिलता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, राजा उनके लिए कुछ सेफ गार्ड्स रखते थे ना, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होता था। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि अप्रोक्सीमेटली अगर आपकी 10,000 की सैलरी है तो तुम्हें वैसा ही लैंड मिलता था जहां से अप्रोक्सीमेटली 10,000 का रेवेन्यू है। बट ये कोई फिक्स नहीं है, है ना। 10,000 की जगह हो सकता है उस एरिया से 15,000 का रेवेन्यू आ जाए। ठीक है, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जिसको फवाजिल कहते हैं, वो अमाउंट सीधा सीधा दिल्ली चला जाता था, मतलब वो आपको राजा को देना पड़ता था। तो ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी 10,000 है, अगर 30,000 का रेवेन्यू आ रहा है तो वो मैं रख सकती थी, नहीं, ऑल दैट एक्स्ट्रा अमाउंट आपको राजा को देना है। इस तरीके से राजा क्या करते थे, एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके रखते थे। ठीक है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू मेक श्योर कि इक्तदार बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, एकताज वर ट्रांसफरेबल। यूजुअली आप देखोगे 2-3 साल में ये ट्रांसफर भी होता था। प्लस ये नॉन हेरिडिटरी है, वंशवाद नहीं है, एट द सेम टाइम ये परमानेंट भी नहीं है। तो ये आपको याद करके रखना, ट्रांसफरेबल है, नॉन हेरिडिटरी है और ये स्पेसिफिकली परमानेंट भी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब फिरोज शाह तुगलक आए, ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत ब्रेक करने लगता है, लोग उनकी पॉलिसी से बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा नोबिलिटी को खुश करने के लिए इन्होंने एकताज को हेरिडिटरी भी कर दिया था। ठीक है,
तो रिमेंबर, फिरोज शाह तुगलक इसको हेरिडिटरी करते हैं उनको खुश करने के लिए, ताकि उनका सपोर्ट मिले कि दिल्ली सल्तनत जो ब्रेक हो रहा है उसको वो बचा पाए, बट जनरली ये एक तरीके से नॉन हेरिडिटरी था। अब आ जाओ नयनकारा सिस्टम। नयनकारा सिस्टम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम जो आप विजयनगर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पढ़ते हो ना। नयनकारा सिस्टम, ये होते कौन है नायक्स? तो विजयनगर पीरियड में जो मिलिट्री चीफ या वॉरियर्स होते थे, इनको हम नायक या अमर नायक कहते थे, ठीक है। अब सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आप दिल्ली सल्तनत में देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल इनका जो रेवेन्यू राइट्स होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन इनके सर्विसेज के लिए इनको लैंड मिलते थे, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिकली अमारम भी कहते थे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल जिस नायक को लैंड दिया गया है उसकी क्या जिम्मेदारी थी? तो देखो, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना स्पेसिफिकली एकता सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो इनका काम भी था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन मेंटेन करना, इनका भी वो काम था, ठीक है। प्लस इसके अलावा आर्मी की टुकड़ी मेंटेन करना, ये भी हमारे नायक्स का काम था, ठीक है। सेम जैसे आप एकता सिस्टम में देखते हो, रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रशासन मेंटेन करना, ठीक है, ये सब इनका भी काम था। लेकिन इन द विजयनगर पीरियड टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके थे। टेम्पल्स व बेसिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर्स, टेम्पल्स बहुत ज्यादा पावर होल्ड करते थे। तो ये नायक्स के और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, जैसे ये टेम्पल्स को गिफ्ट देते थे, कोई टैंक है उसका रिपेयरिंग और उसका बिल्डिंग ये करते थे। मान लो कोई वेस्ट लैंड है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका रिक्लेमेशन भी करते थे। प्लस मंदिर से ड्यूज भी, फॉर एग्जाम्पल ड्यूज भी कलेक्ट करते थे। ये सारा भी इनका काम था अबव एंड ओवर जो नॉर्मल वर्क आप देखते हो इन दी एकता सिस्टम। अब यहाँ पे और भी डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है एवरीबॉडी? चलो बताओ जिन्होंने स्पेशली पढ़ रखा है। देखो, सबसे पहले जहां पे एकता सिस्टम में हमने पढ़ा ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल। हाँ, अब आप राजा को पिस ऑफ कर दोगे तो वो हो सकता है, बट जनरल टर्म्स में ये ट्रांसफरेबल नहीं है। एकता सिस्टम नॉन हेरिडिटरी था, लेकिन नयनकारा सिस्टम इज हेरिडिटरी। एकता सिस्टम नॉन परमानेंट था, लेकिन नयनकारा सिस्टम जो है स्पेशली जो हमारा ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, दिस वाज परमानेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट उनके फंक्शंस थोड़े डिफरेंट है, एंड जो सेफगार्ड्स हैं वो वहां पे चेंज हो जाते हैं। जहां पे एकता ट्रांसफरेबल है, नॉन हेरिडिटरी है, नॉन परमानेंट है, यहाँ पे आप देखोगे परमानेंट है, हेरिडिटरी है, नॉन ट्रांसफरेबल है। बट लाइक आई सेड, अब इन रेयर केसेस अगर आप राजा को पिस ऑफ कर दोगे, परेशान कर दोगे, तो ट्रांसफर हो सकता था, बट जनरली नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। So these are two most important administrative systems दिल्ली सल्तनत और विजयनगर का, that is एकता सिस्टम एंड नयनकारा सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है आप उसको क्लियर करोगे। तो ये है अंडर 10 मिनट का रिविजन फॉर एकता एंड नयनकारा। नेक्स्ट सीरीज में फिर ऐसी कुछ फटाफट रिविजन लेके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना। थैंक यू।